बोलोगे कि भला कैसे, आप इसको और अच्छे से समझाइए, क्योंकि मैंने बोला है इस चैप्टर को तुम्हें अच्छे से समझना है, याद नहीं करना है। तो मैंने क्या बताया, दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, यहां पर इस रूम में मैं जितने भी पदार्थ के नाम लूं, वे कोई ना कोई तत्व से ही मिलकर बने हुए हैं, जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखो बहुत आसान आसान मैं बता रहा हूं। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर, यह एक पदार्थ है जो कि एक हथौड़ा है। तो मैं यदि पूछूं कि ये किस तत्व से मिलकर बना हुआ है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है बच्चों, यह किस तत्व से मिलकर बना है, तो क्या तुम उत्तर देख सकते हो, दे सकते हो? क्या तुम इसे यहाँ पर खोज सकते हो? तो बच्चों तुम जानते हो कि ये किस चीज से बना हुआ है, ये लोहे से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ये लोहे का है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर आयरन एफी जो है, यहां पर तुम देख सकते हो एफी। एफी क्या है? आयरन है बच्चों। आयरन को हम लोग एफी इसके सिंबल से दिखाते हैं। तो यहां देख सकते हो यही वह आयरन है जिससे ये बना हुआ है, लोहा का क्या है बताओ? हथौड़ा। तो ये जो हथौड़ा है वह तत्व से बना हुआ है, और उस तत्व का नाम क्या है बच्चों? आयरन। यदि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊं, यहाँ देख सकते हो एक बहुत सुंदर आकृति बनी हुई है। तो ये किस तत्व का बना हुआ है? तो ये बच्चों बना हुआ है तांबे का। देख सकते हो कॉपर का बना हुआ है। कुछ और दिखा रहा हूं मैं। यहाँ देख सकते हो ये है बच्चों एक कील है, जो कि किस चीज का बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। तो यह भी किस चीज का बना हो गया? आयरन का बना हुआ है। इसके बाद यहां पर मैं दिखा रहा हूं ये पेंसिल का नोक। बच्चों पेंसिल का जो नोक होता है वह किस तत्व से बना हुआ है? तो देख सकते हो जो पेंसिल का नोक है बच्चों, वह यहां देख सकते हो वह कार्बन नामक तत्व से बना हुआ है। तो तुम बोलोगे कि यहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं क्या वो तत्व से बने हुए हैं? बिल्कुल वे तत्व से ही बने हुए हैं। जैसे हमारा जो कपड़ा है यह भी किससे बना है? तत्व से। इसमें भी अलग अलग प्रकार के तत्व हैं। जैसे इसमें कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ देखो और क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, इससे यह बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग नमक खाते हैं बच्चों, साधारण नमक, तो क्या तुम जानते हो नमक किस चीज से बना हुआ है? तो नमक देख सकते हो बच्चों, वह बना है सोडियम नामक तत्व से। ये देखो ये है सोडियम नामक तत्व। तो क्या नमक में सिर्फ सोडियम नामक तत्व होता है? नहीं बच्चों, उसमें क्लोरीन नामक तत्व भी होता है। ये देखो क्लोरीन नामक तत्व है। जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, वह किस तत्व से बना है? तो ऑक्सीजन नामक तत्व से बना है। तुमने पढ़ा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है बच्चों। तो वह किस तत्व से बना हुआ है? वह नाइट्रोजन नामक तत्व से बना हुआ है। तो ये जो बोलोगे पेन आप यूज कर रहे हैं, यह किस चीज से बना हुआ है? तो यह भी तत्व से बना हुआ है। इसमें अलग अलग तत्व यूज किए गए हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी बहुत सारे तत्व इसमें लगे हुए हैं। तो तुम बोलोगे कि यहाँ पर जो शीशा आप यूज कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है शीशा आपका यूज कर रहे हैं, ये किस चीज से बना हुआ है? तो यह भी लेड नामक तत्व से ही बना हुआ है बच्चों। तो बोलोगे जो कैमरा सामने रखा हुआ है वह किस चीज से बना हुआ है? वह भी तत्व से बना है। तो तुम बोलोगे हमारा जीभ किस चीज से बना है? तो वह भी इन्हीं में से कोई ना कोई तत्व से बना है। हमारा दांत किस चीज से बना हुआ है? तो तुम जानते हो ये जो दांत है उसमें मुख्य रूप से क्या रहेगा? कैल्शियम रहेगा। हड्डी है उसमें मुख्य रूप से क्या रहेगा? कैल्शियम रहेगा। तो तुम यहाँ देख सकते हो, ये देखो ये कैल्शियम नामक तत्व से हमारा हड्डी बना है। इसमें फास्फोरस भी रहेगा। तो यहाँ देख सकते हो ये फास्फोरस भी है। इस तरीके से बच्चों यदि हम लोग एक और चीज की बात करें, बोलते हैं सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में देख सकते हो सिलिकॉन नामक तत्व का उपयोग किया गया है। तो बस मैं छोटा सा बात बताना चाहता हूं तुम्हें कि दुनिया में जो भी पदार्थ तुम्हें दिख रहे हैं वो इन्हीं इन्हीं 108 तत्वों में से किसी न किसी से बना हुआ है। ये देखो ये जो 108 तत्व हैं, इन्हीं से वह बना हुआ है पदार्थ जो है, इन्हीं में से किसी न किसी का उपयोग किया गया है और वह बना हुआ है। कितनी बातें तुमने समझ ली? अब छोटा सा और मैं बात बता रहा हूं।
तो अब यह जो तत्व है बच्चों, यह जो तत्व है बच्चों, वह किस चीज से बना हुआ है? तो वह जो छोटे छोटे चीज से बना हुआ है, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। बस इतना छोटा सा चीज था परमाणु, बस इसे ही कहते हैं। तो यहां देखोगे, मैंने तुम्हें क्या बताया, यह आयरन नामक, लोहा नामक तत्व से बना हुआ है। तो ये एकदम छोटे छोटे लोहे के परमाणु से बना हुआ है, बस इतना सा परमाणु है। तो परमाणु क्या हो गया? परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण हो गया, जिससे मिलकर कोई तत्व बना है। बस इतना सिंपल सा बात था। चलो यहां पर और मैं समझा रहा हूं तुम्हें। ये देख सकते हो, ये क्या है? तांबा है। तो यदि पूछा जाए कि ये किस चीज से बना है, तो यह तांबे के छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब इतना तांबा, ये पूरा तांबा है बच्चों, तो बोलेंगे कि ये छोटे छोटे तांबा के परमाणु से मिलकर बना है। तो बोलोगे कि कितना सारा परमाणु है, इसको गिनकर बताइए। तो वो हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे इसको गिना जाता है। लेकिन ये समझ लो, लाखों लाख, करोड़ों करोड़, अरबों अरब परमाणु से मिलकर ये तांबा बना हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखो, अब यहां देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो यहां मैंने क्या बताया? परमाणु क्या है? तो तत्व, जो भी तत्व है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस तत्व का परमाणु बोलते हैं। बस इतना सिंपल सा बात था। तो यदि हम लोग कॉपर को देखो, देखो इतना बड़ा कॉपर है, तो कॉपर किस चीज से बना है? तो कॉपर, कॉपर यानी कि तांबा, तांबा छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। तांबा के छोटे छोटे परमाणु से मिलकर इतना बड़ा तांबा तुम्हें मिलेगा। यदि बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम किससे बना है? यदि पूछा जाए कि एल्युमिनियम किससे बना है, तो यह एल्युमिनियम नामक जो तत्व है, यह एल्युमिनियम के छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। इतना सिंपल है बच्चों। यदि बात किया जाए, ये जो ग्रेफाइट मैंने बताया, मैंने दिखाया तुम्हें कि ये जो नोक है इसका, ये जो क्या है बच्चों बताओ, ये पेंसिल है, इसका जो नोक है वह ग्रेफाइट का बना है, जो कि क्या होता है? कार्बन होता है। तो यदि पूछा जाए कि यह जो नोक है वह किससे बना है, तो बोलोगे यह कार्बन के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब समझ में आ रहा है तुम्हें परमाणु किसे कहते हैं बच्चों? यदि देखोगे यहाँ सोना है, इतना बड़ा सोना है, तो ये सोना किस चीज से बना है? सोना के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। तो देखो एकदम छोटा सा भाग लिया गया है, और इसमें तुम देख सकते हो कितने सारे सोना के परमाणु हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो तुमने क्या सीखा? तुमने सीखा कोई भी तत्व है, क्या है बच्चों बताओ? तत्व है, ठीक है, वह तत्व किससे मिलकर बना है बच्चों? वह बना है परमाणु से मिलकर। एकदम याद करते चलो, जो भी तत्व है वह किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग आगे के जो चैप्टर है, उस आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि अभी परमाणु किस चीज से मिलकर बना है। तो तीन चीज से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मैं आगे के चैप्टर में तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यहां तक तुम्हें सारी बातें समझ में आनी चाहिए। तो जो तत्व है, तत्व कितने हो गए? 118 तत्व। तो मैंने क्या बताया? शुरू में ही तुम्हें बता दिया कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई तत्व से मिलकर बने हैं। तो अब तुम्हें पूछा जाएगा ये तत्व किस चीज से मिलकर बना है? तो तत्व परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। अब पूछा जाएगा परमाणु किस चीज से मिलकर बना है? तो परमाणु में तीन चीज होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहीं पे मैं सिखा दे रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब तुम पढ़ो तो तुम्हें दिक्कत ना हो। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एक परमाणु को दिखाया गया है, और इस परमाणु में तीन चीज होंगे बच्चों। बताओ कौन कौन से चीज होंगे? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो इसके बारे में तो हम लोगों को आगे के चैप्टर में पढ़ना है, तो वही हम लोग इसको पढ़ लेंगे। तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि कोई भी तत्व किस चीज से बना हुआ है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है।
तो अब यदि हम लोग को परिभाषा कहे कि परमाणु का क्या परिभाषा है, तो हम लोग आसानी से परमाणु का परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं। परमाणु किसे कहेंगे? तो तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता। तो तुम्हें समझ में आ गया कि कोई भी तत्व है वह परमाणु से मिलकर बना से प्रायः नहीं रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को वह प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर और अच्छे से तुम्हें समझना होगा। मैंने तुम्हें बताया ये चैप्टर याद करने का नहीं है, पूरे चैप्टर को तुम्हें बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी बोला जाएगा कि तुम्हें रसायन में कुछ आता है। यदि इस चैप्टर को तुम नहीं समझ सकोगे तो आगे हमेशा के लिए कमजोर विद्यार्थी ही रह जाओगे। बहुत अच्छे से समझो। तो यदि हम लोग बात करें कॉपर की, तो तुमसे पूछा जाए जो कॉपर है वह किस चीज से बना है, तो तुम बोलोगे कि कॉपर के परमाणु से बना हुआ है। इसका मतलब कहीं से भी हम लोग कॉपर के परमाणु को निकालेंगे तो कॉपर का ही परमाणु होगा। यहाँ लोहे का परमाणु तुम्हें नहीं मिलेगा, सोने का परमाणु तुम्हें नहीं मिलेगा। मान लो कि ये चांदी है, यहाँ देखो ये चांदी है, तो ये किसके परमाणु से मिलकर बना है? चांदी के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। इसमें सोना का परमाणु नहीं मिलेगा, इसमें तुम्हें लोहे का परमाणु नहीं मिलेगा। ये तुम एकदम समझ चुके होगे। तो जो मैंने तुम्हें बताया बहुत अच्छे से समझाया कि कोई भी तत्व है वह परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और परमाणु किस चीज से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। यदि मैं तुमसे पूछूं कि जो लोहे का परमाणु होगा और जो चांदी का परमाणु होगा, क्या वो अलग अलग हैं या एक जैसे हैं? एकदम सही आंसर, दोनों अलग अलग होंगे। तो क्या जो लोहे के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा वह चांदी के परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होगा या अलग अलग होगा? तो अलग अलग होगा, वो बराबर नहीं होगा। बच्चों इस चीज को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, वहां पर इसको बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया गया है। तो परमाणु तुमने समझ लिया, तो चलो हम लोग अणु पढ़ते हैं कि अणु क्या होता है। तो बच्चों जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, आबंध का निर्माण करते हैं, तो फिर अणु बनता है। कितना आसान हो गया कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो किस चीज का निर्माण कर रहे हैं? अणु का निर्माण कर रहे हैं। देखो बहुत आसानी से तुमने इसे समझ लिया। देखो साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक आबंध के द्वारा या बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आबंध क्या होता है? इसे बोलते हैं बॉन्ड। तो जब परमाणु और परमाणु आपस में आता है और इनके बीच में आबंध बनता है तो ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर ये क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हो जल का। तो जो जल है बच्चों, अब और अच्छे से समझो, जो जल है बच्चों, जल हम लोग बोलते हैं, जल दो तरीके के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, या बोलेंगे दो तत्वों के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो जल में होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु, और प्लस में क्या होगा बच्चों? इसमें होगा ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु। तो जल जो है वह हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु के मिलने से बनता है। तो यहां देख सकते हो जल की एक अणु को हम लोगों ने लिया है। कितना अणु है बच्चों? एक अणु। यहां देख सकते हो एक अणु को दिखाया गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन को इसको H से दिखाते हैं, हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, इसका सिंबल है, प्रतीक है। ये तुम्हें याद भी करना होगा, इसी चैप्टर में सिखाया गया है
कि जो भी परमाणु होते हैं, जो तत्व के परमाणु होते हैं, उनको कोई ना कोई हम लोग सिंबल से दिखाते हैं या फिर कहेंगे प्रतीक से दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ इसे समझाई दे रहा हूं थोड़ा सा, फिर तो आगे हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि देख सकते हो तुम यहाँ पर देखो, जैसे हाइड्रोजन नामक तत्व को H से दिखा रही है, देखो H है। यहाँ पर देख सकते हो लिथियम नामक तत्व को L और छोटा I से दिखा रहे हैं। सोडियम नामक तत्व को बड़ा N और छोटा a Na से दिखाते हैं। तो इसे तुम्हें याद भी करना है बच्चों। इसे हम लोग बोलते हैं प्रतीक या सिंबल। तो कोई भी तत्व होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा? इस प्रतीक के द्वारा। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ कैल्शियम के लिए C और A लिया गया है, जबकि पोटेशियम के लिए K लिया गया है। तो इसको एकदम याद कर लेना होता है कि पोटेशियम का सिंबल क्या है? K है। कैल्शियम का सिंबल क्या है? C और A है। कार्बन का सिंबल क्या है? C है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N है। तो यहाँ पर ये सब तुम्हें क्या करना होगा? याद करना होगा। बच्चों यहाँ पर कुछ पार्ट ऐसा है जो कि तुम्हें क्या कर लेना है? याद भी करना है, लेकिन मैक्सिमम चीज हम लोगों को क्या करना है? यहाँ समझना है। तो मैं यही बता रहा था तुम्हें कि यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं बच्चों? जल की बात करते हैं। यहाँ देख सकते हो हम लोग बात कर रहे हैं जल की। तो जल का जो अणु होता है, जल का क्या होता है? अणु होता है, वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक परमाणु से मिलकर बना होता है। तो यहाँ देख सकते हो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इनके मिलने से ही जल का अणु बना होता है। नहीं समझ में आया? तो यहाँ देखो, देखो बच्चों, जल है, ये कितना सारा जल है, ये देखो इतना जल है। तो ये जो जल है बच्चों, पानी है, ये लाखों करोड़ों अरबों किस चीज से बना है? जल के अणु से बना है। किस चीज से बना है? जल के अणु से। तो ये देखो, ये जो जल है तुम्हें जो दिख रहा है, जल किस चीज से बना है? ये बना है जल के अणु से बना है। और ये जो जल का अणु है वह किस चीज से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से बना है। समझ में आ गया तुम्हें कि जल का जो अणु है, जल के अणु को हम लोग कैसे दिखाते हैं? H2O। क्या दिखाते हैं? H2O, ऐसे दिखाते हैं जल के अणु को। तो जो जल का अणु है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से बना हुआ है। इतना तो सिंपल सा चीज है बच्चों। अब समझ में आ गया? तो यहाँ पर नहीं समझ में आता, एक और उदाहरण देखो। जैसे जो हम लोग सांस लेते हैं बच्चों, जो हम लोग सांस लेते हैं, वह जो है वह क्या है? ऑक्सीजन अणु है। क्या बताओ? ऑक्सीजन अणु। You have 10 minutes to finish. ऑक्सीजन का क्या है बताओ? अणु है। तो जो ऑक्सीजन का अणु है वह किस चीज से बना है? ऑक्सीजन के परमाणु से बनता है। और यहाँ पर 2 परमाणु यूज होंगे, देखो, एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है ये हो गया परमाणु, और ये भी क्या हो गया? परमाणु। और दोनों मिलके ऑक्सीजन O2 बनाते हैं, अणु बना देते हैं। क्या बनाते हैं? ये हम लोग क्या लेते हैं? सांस में लेते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो और देखो, जो नमक हम लोग यूज करते हैं बच्चों, साधारण नमक, तो साधारण नमक में क्या क्या, किस किस चीज, कौन कौन से तत्व होते हैं? तो जो साधारण नमक है उसमें 2 तत्व होता है, एक होता है सोडियम और दूसरा क्या होता है? क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन नामक तत्व होता है। ध्यान से सुनो, सोडियम नामक तत्व होता है और क्लोरीन नामक तत्व होता है। किस चीज में होता है बताओ? यह नमक में होता है, जो खाने वाला नमक है उस चीज में। तो यदि तुमसे पूछा जाए कि ये जो खाने वाला नमक है इसमें किसके किसके परमाणु हैं, तो बहुत सिंपल सा, इसमें सोडियम के परमाणु होंगे। और किसके परमाणु होंगे? क्लोरीन के परमाणु होंगे। तो इतना आसान हो गया। इसका नमक को हम लोग ऐसे दिखाते हैं स्ट्रक्चर को, तो ये क्लोरीन और सोडियम के परमाणु से मिलकर बना हुआ है।
यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग सुधार के आगे पढ़ेंगे कि ये क्लोराइड नामक आयन से बना है और सोडियम नामक आयन से बना है। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि आयन क्या होता है। तो इस चैप्टर में मैं वो भी पढ़ाऊंगा कि आयन क्या होता है। तो बच्चों कुल मिला के तुम्हें परमाणु और अणु अब समझ में आ रहा होगा, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, तो बच्चों अब तुम लोगों ने परमाणु तथा अणु को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो चलो अपने चैप्टर को एकदम शुरू से फ्रेश पढ़ते हैं, हर एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं और इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से तुम समझते जाना। तो चलो हम लोग यहाँ देखते हैं, सबसे पहला क्या है, रासायनिक संयोजन का नियम। यही चीज सबसे पहले तुम्हें चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो देख सकते हो कि नहीं, दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। तो बच्चों तुम जानते हो, कोई दो पदार्थ जब आपस में रिएक्शन करते हैं, जब अभिक्रिया करते हैं, तो वे नए पदार्थों का निर्माण करते हैं और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, मान लो कि कार्बन है, बताओ बच्चों क्या है, कार्बन है। कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाते हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, तो क्या बनता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों। क्या बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। और साथ में यहाँ पर क्या निकलता है, ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा निकलता है बच्चों। तो क्या तुमने समझा, कार्बन को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है तो उससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जब नए पदार्थ का निर्माण होगा बच्चों, तो यह क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि मान लो मेरे पास मैग्नीशियम का रिबन है, उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह क्या हो गया बच्चों, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं यहाँ, मान लो मैग्नीशियम है, तो मैं अब इसे सिंबल में लिख रहा हूं बच्चों। जैसे मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया कि यहाँ पर हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, मैग्नीशियम के लिए हम लोग Mg लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बच्चों। तो यह क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। मतलब यहाँ देखो ध्यान से, मैग्नीशियम एक रसायन हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रसायन हो गया, और जब ये दोनों मिलेगा तो नया पदार्थ बन रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ बच्चों इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक और उदाहरण दूं क्या, तुमने चूना देखा होगा बच्चों, चूना जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। चूना को क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब जब चूना में पानी हम लोग मिलाते हैं, पानी, अभी तुम्हें तुरंत मैंने बताया पानी को H2O हम लोग कहते हैं, तो इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यह भी क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया बच्चों। यहाँ देख सकते हो, ये था चूना और ये था पानी। तो चूना ले लिया, उसमें पानी डाल दिया, तो देखो कि चूना खौलने लगेगा और किस चीज का निर्माण करता है, वो चूना पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया बच्चों। तो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है वह कुछ नियम का पालन करता है, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वह कुछ नियम का पालन करता है। तो सबसे पहला नियम बोल रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है बच्चों, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक और इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो तुमसे यदि पूछा जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो तुम क्या उत्तर दोगे, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है और न ही इसका विनाश होता है। बहुत आसान है ना। देखो क्या बोला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थ, कुछ केमिकल आपस में मिलते हैं
और नए पदार्थ का निर्माण जब होता है तो इसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखना, जैसे कि चूना और पानी ये कुछ पदार्थ हो गए, जब ये आपस में मिलेंगे तो इससे बनता है चूना पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो नया पदार्थ बना। ध्यान से देखो, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है पानी, लेकिन ये क्या है, नया पदार्थ बन रहा है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोल रहा है बच्चों, कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें उसमें जो अभिकारक है, यहां देख सकते हो, इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और इसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो बोल रहा है क्या, कि जो जितना हम लोग अभिकारक लेंगे उतना ही हम लोगों को उत्पाद मिलेगा। मतलब बहुत सिंपल सा है, यदि ये दोनों मिला के 10 केजी हम लोगों ने लिया है, कितना लिया है बताओ, 10 केजी, तो ये जो उत्पाद बनेगा ये भी कितना बनेगा, 10 केजी ही बनेगा। मतलब इन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। यदि हम लोगों ने इसे 20 केजी लिया है तो यहाँ उत्पाद भी कितना बनेगा, 20 केजी ही बनेगा। इतना सिंपल तो है। क्या सिंपल है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। मतलब जितना लगाओगे उतना पाओगे, जितना अमाउंट में यहाँ पर अभिकारक होगा उतना ही अमाउंट में यहाँ पर क्या होता है, उत्पाद होता है। जितना पढ़ाई करोगे उतना मार्क्स आएगा। बस सिंपल सा इक्वेशन ये है। इसे ही हम लोग बोलते हैं बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हो स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम को भी बहुत अच्छे से तुम्हें समझना होगा। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, कि मान लो कि कोई परमाणु जब आपस में मिलकर अणु का निर्माण करता है तो वहां पर उसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का जो अनुपात रहता है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। यही हम लोग बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो देखो क्या बोलता है, कोई भी यौगिक, यानी कि जो यौगिक का जो छोटा सा छोटा कण क्या हो गया, अणु हो गया, तो कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। तो तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे से तुम्हें अब समझा देता हूं। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। The Prophet of India, कल रात 8 बजे स्टार गोल्ड। जल। तो देखो हम लोगों ने जो जल लिया है, पानी लिया है, वह कुआं से लिया है। पहले कहां से लिया है, कुआं से लिया है। फिर हम लोगों ने कहीं पे पानी लिखा रखा है, यहाँ देखना, यहाँ पे पानी जो रखा है कहीं से, तो वह लिखा है कुआं से। थोड़ा सा और हम लोग जल लेते हैं, और ये जल लेते हैं हम लोग, मान लो कि ये नाली से हम लोगों ने जल को लिया है। किससे लिया है, नाली से। बस जल, मैं बात कर रहा हूं जल का, ध्यान देना। जल, जल में कीटाणु है या कीड़ा है उसका हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैंने जो लिखा है वही लिया है, जल लिया है, जल, याद रखो। इसमें कोई और चीज मिला हुआ नहीं है। यहां भी मैंने जल लिया है, इसमें और कोई चीज मिला हुआ नहीं है। अब देखो, अब मैं फिर से यहां लेता हूं जल, और ये मैंने जल लिया है, इंग्लैंड से लिया है। कहां से लिया है, इंग्लैंड से जल लिया है। तो तीनों ही जगह देख सकते हो कि मैंने जल लिया है। कुएं का जल है, नाली का जल है, उसमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है। इंग्लैंड से भी क्या लिया है, जल लिया है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि यदि ये जल है, चाहे कहीं का है, कुएं का है, नाली का है या फिर समुद्र का है, यदि वो जल है, पानी है, इंग्लैंड का है या फिर वो इंडिया का है, कहीं का है, यदि वो जल है तो इसमें हाइड्रोजन रहेगा 2 और ऑक्सीजन रहेगा 1। हाइड्रोजन रहेगा 2 और ऑक्सीजन रहेगा 1।
हाइड्रोजन रहेगा 2 और ऑक्सीजन क्या रहेगा 1। मतलब यहाँ पर ये जो अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वह फिक्स होगा, न घटेगा ना ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो कुएं का जल है वो H2 मैं H मतलब हाइड्रोजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 1। यहाँ भी देखो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो जब भी हम लोग जल बोलेंगे, जल पानी बोलेंगे, कहीं का भी पानी, दुनिया में कहीं का पानी बोलेंगे, पानी होना चाहिए, तो हमेशा हमेशा हाइड्रोजन 2 रहेगा और ऑक्सीजन कितना रहेगा 1 रहेगा। यदि इसके परमाणु का अनुपात निकालोगे तो हाइड्रोजन का अनुपात क्या हो गया 2, हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया 1, 2 अनुपात 1। कोई दिक्कत? तो यहां पर देखोगे कि सब जगह ये अनुपात क्या है फिक्स है। और यदि बाय मास इसका हम लोग अनुपात निकाले तो यहाँ पर 1:8 होता है। तो वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बाय मास यानी कि इसके द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं तो तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन यहाँ देख लो, यदि हम लोग सिर्फ यहाँ पर किस चीज का बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात का बात कर रहे हैं, उसके परमाणु के अनुपात का बात करें तो ये 2 है और ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। यहाँ भी मेरे पास जल है तो इसमें हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। तो इसका मतलब यदि हम लोग चाहे पानी को कहीं से लाएं, यहाँ पर तत्वों का जो अनुपात है वह स्थिर होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो ये तो सिर्फ एक यौगिक का मैंने बात किया, ऐसे हजारों यौगिक का हम लोग बात करेंगे तो उसमें जो तत्वों का अनुपात होता है वह निश्चित होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कुएं का जल H2O है तो नाली का जल H2O2 हो जाएगा, तो इंग्लैंड का जल H2O3 हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी कि जब भी पानी बोलेंगे तो हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, यानी वो निश्चित रहेगा। इसी के हम लोग बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो इसलिए मैंने बताया इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना होगा। बहुत आसानी से इस चैप्टर को तुम नहीं सीख सकते हो, बहुत तुम्हें सोच सोच के इसको पढ़ना होगा। अब चलो एक और उदाहरण मैं बता दे रहा हूं। मान लो कि कैल्शियम है, ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये चाहे भारत का लो, चाहे पाकिस्तान का लो, चाहे इंग्लैंड का लो, चाहे तुम कहीं गड्ढे से निकालो या तुम्हारे घर पे पड़ा हुआ है, इसमें देखोगे कि कैल्शियम 1 है और ऑक्सीजन भी क्या है 1 ही है। यानी कि यदि इसके परमाणु का अनुपात निकालेंगे तो 1 कैल्शियम होना चाहिए और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। यानी कि अनुपात क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर हम लोग बाय मास इसका अनुपात निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ इसके परमाणु का अनुपात सिखा दिया। मैंने सिखाया ये कि ये क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत को एकदम याद करना है। बहुत आसान है, यह भी देख सकते हो। तो डाल्टन ने बोला कि सभी जो द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, वो किस चीज से निर्मित होते हैं, परमाणु से निर्मित होते हैं। इसके बाद जो डाल्टन ने कहा था वह कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। लेकिन अभी मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया कि परमाणु किस चीज से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो ये बात कब पता चला, तो डाल्टन के बाद पता चला। तो जब डाल्टन थे उस टाइम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या बोला कि परमाणु अभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इसे ना रासायनिक अभिक्रिया में सृजित किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो इस तरीके से 2 पॉइंट तुमने सीख लिया। पहला, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, एक याद कर लो। दूसरा क्या हो गया, परमाणु अभाज्य कण होता है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा डाल्टन ने कहा था।
इसके बाद तीसरा देख सकते हो, दिए गए तत्व के सभी परमाणु एक ही जैसे होंगे, एक ही गुणधर्म होगा। शुरू से तो मैंने यही पढ़ाया कि कोई एक पदार्थ है, कोई एक तत्व है, उसका सभी परमाणु एक जैसा होगा। जैसे यहाँ पर यदि ये तांबा है, तो तांबा, ये पूरा तांबा का बना हुआ है, तो ये तांबा के छोटे छोटे परमाणु से बना हुआ है, तो यहाँ का जैसा परमाणु होगा वैसा ही परमाणु यहाँ का होगा, वैसा ही परमाणु यहाँ का होगा, वैसा ही परमाणु यहाँ का होगा। यानी कि सब तरफ यदि तांबा ये है, तो इसमें जो परमाणु होंगे ठीक वैसे ही होंगे जो हर जगह है। या फिर मान लो यहाँ भी मेरे पास एक तांबा है, यहाँ देखो, मान लो यहाँ भी तांबा है, तो इसके परमाणु जैसे होंगे इसके भी परमाणु वैसे ही होंगे। सिंपल सा बात हो गया कि मेरे पास मान लो सोने का कुछ चीज है और तुम्हारे पास हजारों किलोमीटर दूर तुम बैठे हो, तुम्हारे पास भी सोने का कोई चीज है, तो दोनों एक ही जैसे हैं। जैसा मेरे पास सोने का परमाणु होगा वैसा तुम्हारे पास जो सोना है उसका भी परमाणु होगा। समझ में आ गया ये बात? इसके बाद अलग अलग तत्वों का परमाणु अलग अलग होगा, ये तो सिंपल सा बात है। लोहे का परमाणु सोने के परमाणु से तो अलग होगा, एकदम क्लियर बात है। यहाँ पर शुरू में ही मैंने पढ़ाया कि लोहा का जो परमाणु है वह सोना का परमाणु से अलग होगा, लोहा का जो परमाणु है वह चांदी के परमाणु से अलग होगा। इसलिए तो ये अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं, शुरू से ही मैं ये तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इसके बाद देख सकते हो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाया कि परमाणु ही आपस में मिलता है, बंध बनाता है और नए नए यौगिकों का या फिर बोले अणुओं का निर्माण करता है। तो यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण हो गया वही अणु होता है। जैसे मैंने उदाहरण में बताया था तुम्हें कि हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में मिलेगा, ये क्या है, परमाणु मिल रहा है और मिलकर H2O का अणु बना रहा है। समझ में आ गया? H2O क्या हो गया? H2O यौगिक है, जल है, यौगिक है, उसका ये क्या बना रहा है, अणु बना रहा है। तो बहुत अच्छे से तुम इसको समझ में आ रहा होगा। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। तो इसमें से 3-4 पॉइंट्स तुम एग्जाम में लिख सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। तो परमाणु क्या होता है? अब भी तुम्हें दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होगा। अब देख सकते हो जो परमाणु तत्व है, तत्व का क्या है, सूक्ष्मतम भाग होता है, जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। फिर यहाँ कुछ और बातें बताई गई है, जैसे कि नैनोमीटर क्या होता है, तो नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁹ नैनोमीटर। तो इस तरीके से इसको तुम याद कर सकते हो। अब देखो आकार में तुम थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि जो तरबूज का आकार है वह 10⁻⁻1 मीटर का होता है। तरबूज देखो इतना बड़ा होता है, तो 10⁻⁻1 मीटर का ये होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का होगा। कितना सेंटीमीटर का होगा, लगभग 10 सेंटीमीटर का। फिर चींटी का आकार देख सकते हो 10⁻⁻2 मीटर होगा। इस तरीके से यदि हम लोग हाइड्रोजन के परमाणु का आकार देखें तो होता है 10⁻⁻10 मीटर। सोच लो कितना छोटा होगा हाइड्रोजन का परमाणु। तो ये सारा चीज यहाँ बताया गया है। अब मैंने जब तुम्हें शुरू में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जितने भी तत्व हैं उनके कुछ न कुछ क्या है, बताओ, उनके कुछ न कुछ प्रतीक है या फिर बोलेंगे कि सिंबल है। तो सिंबल का क्या यूज है, बहुत यूज है बच्चों। हाइड्रोजन यदि मुझे लिखना है तो हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, लेकिन यदि मैंने H लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो देखो प्रतीक का कितना उपयोग है, कितना इजी ये पड़ता है। ऑक्सीजन को सिर्फ O लिख दिया तो बन गया ये ऑक्सीजन। देखा कितना आसान है। तो प्राचीन समय में भी यहाँ देख सकते हो डाल्टन के द्वारा कुछ तत्वों के प्रतीक को बताया गया था। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर कुछ प्रतीक एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तुमसे पूछ दिया जाएगा कि डाल्टन के द्वारा जो प्रतीक पहले यूज किया गया था वह हाइड्रोजन का प्रतीक बताइए, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो गया, इस तरीके से ऐसे डॉट देना होगा तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। यदि बोल दिया गया कॉपर का बताइए तो यहाँ सी इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो कुछ चीजों का याद कर सकते हो जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे अभी इसका कोई यूज नहीं है। जबकि क्या करना है, जो अभी मैंने आवर्त सारणी तुम्हें पढ़ाया था उसमें जितना ज्यादा हो सके प्रतीक तुम याद कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है उन प्रतीकों को तुम कितना ज्यादा याद करते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपैक तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो यहाँ देख सकते हो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुमको याद करना हुआ है आईयूपैक, IUPAC। आईयूपैक अभी ही याद कर लो, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो पदार्थों जो कोई केमिकल उसका नामकरण होता है, उसका जो सिंबल होता है उसको कौन डिसाइड करता है, ये आईयूपैक ही डिसाइड करता है। तो आगे 10th में तुम लोग को आईयूपैक नाम भी पढ़ना होगा कार्बन एंड कंपाउंड में, तो वो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्लास 10th में। हालांकि क्लास 10th का वीडियो अभी उपलब्ध है लेकिन तुम तो अभी क्लास 9th में हो। तो यहाँ देख सकते हो कि अब जो सिंबल यूज किया गया है, प्रतीक यूज किया गया, वो अलग अलग तरीके से यूज किया गया। जैसे मैंने उस टाइम पढ़ाया था कि कुछ तत्वों का प्रतीक में डायरेक्ट क्या लिख दिया गया, पहला अक्षर पहला लेटर लिख दिया गया है, जैसे कि हाइड्रोजन का कैपिटल H लिख दिया गया है। या फिर देख सकते हो यहाँ पर एल्युमिनियम में AL ना लिख करके इस तरीके से कैपिटल AL नहीं लिख कर A बड़ा लिख दिया गया है और L क्या है, छोटा। कोबाल्ट में देख सकते हो कि C बड़ा है और O क्या है, छोटा, तो ये कोबाल्ट हो गया। जबकि C और O ये दोनों बड़ा है तो ये हो गया कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड हो गया, ये यहाँ याद कर सकते हो तुम। तो बहुत सारे जो तत्व हैं बच्चों, उन तत्वों का कुछ न कुछ सिंबल दिया गया है और उन सिंबल में जितना ज्यादा तुम याद कर सको उसको याद कर सकते हो उस प्रतीक को। जैसे एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Ca, कोबाल्ट का CO। कोबाल्ट में बहुत ध्यान देना है बच्चों, कोबाल्ट में ध्यान देना है कि C बड़ा होता है और O छोटा होता है, इसको बोलते हैं कोबाल्ट। लेकिन यदि C और O होगा तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन ये ऐसा लिखा होगा तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। तो बहुत ध्यान देना इस पे। कॉपर का देख सकते हो Cu है, फ्लोरीन का F है, गोल्ड का Au है, हाइड्रोजन का H है, आयोडीन का I है, आयरन Fe है, सीसा का Pb है, मैग्नीशियम का Mg है, नियोन का Ne है, नाइट्रोजन N है, ऑक्सीजन O है, पोटेशियम K है और जिंक का Zn है। इस तरीके से तुम जितना ज्यादा याद कर सको इसको याद कर लो क्लास 9th में ही। ऐसा ना हो कि क्लास 11th में जाके तुम्हारी बेइज्जती हो जाए कि तुम्हें ये प्रतीक याद ही ना हो, पूछेगा कि किसने पढ़ाया तो तुम मेरा नाम कहीं ना पकड़ दो कि सर नहीं पढ़ाया था, याद तो करने को बोला नहीं था तो मैंने याद नहीं किया। तो इस तरीके से तुम्हें ये सारा चीज बच्चों क्या कर लेना है, याद कर लेना है प्रतीक। अब यहाँ देख सकते हो कि कुछ प्रतीक के बारे में तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि तुम देख सकते हो जो सोडियम है उसके लिए Na हम लोग यूज करते हैं N और A, तो भाई सोडियम के लिए S यूज करना चाहिए था, Na क्यों यूज किया, तो ये आता है लैटिन वर्ड नेट्रियम से। सोडियम जो है Na आता है नेट्रियम से, उसको याद कर लो। तो ये पूछेगा तुमसे कि नेट्रियम किसके लिए है, तो सोडियम के लिए है। फिर देख सकते हो पोटेशियम हम लोग लिखते हैं K, कैपिटल में K, तो वो कहां से लिया गया है, कैलियम से लिया गया है। यानी पोटेशियम लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलियम बोलते हैं। इस तरीके से आयरन का देख सकते हो IRON नहीं है, IR कुछ भी नहीं है, ये Fe है इसका प्रतीक, तो ये फेरस वर्ड से लिया गया है। इस तरीके से तुम्हें याद करना है ये जो चीज मैंने 2-3 चीज तुम्हें बताया उसको।
पीबी देखोगे, प्लम्बस से लिया गया पीबी, लेड का पीबी होता है। तो कुछ चीज को तुमको याद करना, वो एग्जाम में तुमसे पूछेगा, जबकि ये तो तुम्हें जीवन भर याद रखना है। जब तक तुम साइंस के विद्यार्थी हो, ये याद रहना चाहिए, तत्व और उसका प्रतीक। यदि तुम्हें नहीं याद है तो तुम बहुत कमजोर बच्चे हो। तुम विज्ञान में या बोले रसायन विज्ञान में बहुत कमजोर हो गए हो, जब ही तुम्हें ये सारी चीजें याद नहीं है। बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान को। तो यहाँ भी कुछ ऐसा चीज है जिसे तुम्हें याद करना होगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबाइए, ताकि मैं जैसी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डालूं तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं।